नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत परीक्षा पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, हम यूजीसी नेट जून 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने स्टार्टिंग के 30 प्रश्न कर लिए हैं। अब हम आगे के 30 प्रश्न देखेंगे और उन प्रश्नों की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद प्रतिशाख्यानुसारेण अधस्तनेषु संध्या अक्षरम अस्ति। यहाँ पर दोस्तों ऋग्वेद प्रतिशाख्या के अनुसार संध्या अक्षर पूछा है। तो दोस्तों 4 संध्या अक्षर होते हैं हमारे। ए, ऐ, ओ और औ। यह 4 संध्या अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा संध्या अक्षर है। तो पहला ऑप्शन है अ, जो कि नहीं होगा, और दूसरा है ई, ए भी नहीं होगा, और सी यहाँ पे आ रहा है दोस्तों ओ, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ओ इसका सही उत्तर हो जाएगा। संध्या अक्षर है हमारे ए, ऐ, ओ, औ। यह 4 संध्या अक्षर आते हैं ऋग्वेद प्रतिशाख्या के अनुसार। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक शिलालेखेषु गिरनार शिलालेख कुत्र प्राप्यन्ते। अशोक के शिलालेखों में जो गिरनार शिलालेख है वह कहाँ पर प्राप्त होता है? महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, बंग प्रांते बंगाल में, या उत्कल प्रदेश से उड़ीसा में। तो दोस्तों जो गिरनार शिलालेख है यह काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास मिलता है। सौराष्ट्र के काठियावाड़ जगह है दोस्तों, वहां के जूनागढ़ में मिलता है। और यह कहाँ पे है? गुजरात में है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गिरनार शिलालेख है वह सौराष्ट्र गुजरात के जूनागढ़ के काठियावाड़ में मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद भाष्यकारः कः? ऋग्वेदस्य भाष्यकारः कः? स्कंद स्वामी, माधव, भरत स्वामी या गुण विष्णु? तो ऋग्वेद का जो भाष्यकार है दोस्तों वह है स्कंद स्वामी। यह सबसे प्राचीन भाष्यकार माने जाते हैं। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन भाष्यकार है हमारे स्कंद स्वामी। और जो माधव, भरत स्वामी और गुण विष्णु है, यह दोस्तों तीनों सामवेद के भाष्यकार हैं। और माधव का दोस्तों सामवेद के ऊपर माधव का विवर्ण नामक भाष्य मिलता है। विवर्ण नामक भाष्य मिलता है। और गुण विष्णु का दोस्तों छांदोग्यो, गुण विष्णु का छांदोग्यो मंत्र भाष्य कोथुम शाखा के ऊपर मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, स्कंद स्वामी। ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी है और यह सबसे प्राचीन भाष्यकार है। अगला प्रश्न है, न्याय मतानुसारम प्रमेयेषु परिगणितोस्तः। न्याय मत के अनुसार प्रमेय कितने हैं और कौन कौन से यहाँ पर गिने जाते हैं? तो ए आत्मा, बी संशय, सी तर्क और डी बुद्धि। तो दोस्तों जो प्रमेय है न्याय के अनुसार प्रमेय 12 माने जाते हैं। कौन कौन से है दोस्तों 12? तो आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। यह 12 दोस्तों प्रमेय माने जाते हैं न्याय दर्शन के अनुसार। और इसमें कौन कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? आत्मा और बुद्धि, यह दोनों दोस्तों सही हो जाएंगे। तो ए और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो संशय और तर्क है, संशय और तर्क जो 16 पदार्थ न्याय के अनुसार 16 पदार्थ माने हैं, उसमें संशय और तर्क आता है। पदार्थ कितने माने हैं न्याय ने? 16 माने हैं न्याय के अनुसार। इसमें संशय और तर्क आता है। इसमें आता है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेतुआवास, छल, जाति, निग्रह। यह 16 पदार्थ न्याय के अनुसार बतलाए हैं। अगला प्रश्न है, ऋक् प्रतिशाख्याकारः क अस्ति? ए सूरवीर, बी अगस्त्य, सी आचार्य शौनक और डी महर्षि व्यासः। तो ऋग्वेद के जो प्रतिशाख्यकार है दोस्तों वह आचार्य शौनक है।
आचार्य शौनक जो है यह ऋग्वेद के प्रतिशाख्यकार है और इसमें 18 पटल है। ऋग प्रतिशाख्य है कार में जो ऋग प्रतिशाख्य है उसमें 18 पटल है। यह ऋग्वेद की शाकल शाखा का प्रतिशाख्य है और इस प्रतिशाख्य को ऋग प्रतिशाख्य को पार्षद या परिषद भी कहते हैं, परिषद भी कहते हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पार्षद किस प्रतिशाख्य को कहते हैं। तो पार्षद सूत्र जो है ऋग प्रतिशाख्य को कहते हैं या परिषद सूत्र भी ऋग्वेद प्रतिशाख्य को कहते हैं। यह दोनों महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है वास्तव्य इत्र वश धातो तव्यत प्रत्यय कस्मिन अर्थे। यहां पर पूछा है दोस्तों कि किस अर्थ में हुआ है, किस अर्थ में हुआ है, कस्मिन अर्थे, भाव अर्थ में, कर्मणि अर्थ में, स्वार्थी अर्थ में या कर्तरी अर्थ में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जो वास्तव्य में तव्यत प्रत्यय है, वस धातु से तव्यत प्रत्यय जो है यह भाव अर्थ में नहीं है, कर्म अर्थ में भी नहीं है और स्वार्थ अर्थ में भी नहीं है दोस्तों, यह कर्तरी कर्ता अर्थ में है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यथोचित मेलनम कुरुत। यहाँ पे यथोचित मेलन पूछा है दोस्तों कि किसका किसके साथ संबंध है। तो प्रोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताः आध्यात्मिक्या या अथापि स्तुतिरेव भवति नाशीर्वादः। तो प्रोक्षकृता का संबंध है दोस्तों इंद्रश्यनु वीर्याणि प्रवोचम, इसका संबंध 2 से है। और प्रत्यक्षकृता का संबंध है इंद्राय साम गायत, इंद्राय साम गायत। और आध्यात्मिक का जो संबंध है उसका है अहम धनानि संजयामि शाश्वतः। और अथापि स्तुतिरेव भवति नाशीर्वाद, इसका संबंध 4 नंबर से है कर्णवाह अभिप्रगायत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 2 3 1 4। अगला प्रश्न है नाट्यशास्त्रानुसारम नाट्य मंडप कतिविधा भवति। नाट्य शास्त्र के अनुसार जो नाट्य मंडप होता है वह कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, 5 प्रकार का, 10 प्रकार का या 3 प्रकार का। तो इसका सही जो उत्तर है वह 3 प्रकार का हो जाएगा। 5 प्रकार का भी नहीं है, 2 प्रकार का भी नहीं है और 10 प्रकार का भी नहीं है। जो नाट्य मंडप जो होता है दोस्तों वह 3 प्रकार का होता है। वह 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है। ज्येष्ठ मंडप, मध्यम मंडप और कनिष्ठ मंडप। जो ज्येष्ठ मंडप होता है दोस्तों वह आयताकार होता है और उसको विकृष्ट भी कहते हैं। यह 108 हाथ का होता है और यह मंडप दोस्तों देवताओं के लिए प्रमुख माना जाता है। और जो दूसरा मंडप है मध्यम मंडप, यह मंडप दोस्तों वर्गाकार होता है, यह चतुस्त्र होता है और यह 64 हाथ का होता है और यह राजाओं के लिए प्रमुख होता है। और जो तीसरा मंडप है कनिष्ठ मंडप, यह त्रिभुजाकार का होता है, यह 32 हाथ का होता है और यह प्रजाओं की मनुष्यों के लिए होता है। जो प्रजा होती है उनके लिए कौन सा मंडप होता है, उनके लिए होता है कनिष्ठक मंडप और यह 32 हाथ का होता है। और इन 3 मंडपों में जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वह महत्वपूर्ण मंडप है मध्यम मंडप जो 64 हाथ का होता है और यह राजाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस मंडप को प्रेक्षागृह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु कुंतकानुसारम वक्रतायाः भेदो न भवतः। यहाँ पे कुंतक के अनुसार जिन्होंने का वक्रोक्ति जीवितम लिखी है उनके अनुसार वक्रता के जो भेद नहीं है वो पूछे है। न भवत पूछा है कि नहीं है। तो प्रकरण वक्रता, रस वक्रता, वाक्य वक्रता या अर्थ विन्यास वक्रता। दोस्तों मैं पहले आपको बताऊंगा वक्रता के 6 भेद होते हैं। वक्रता के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। उसमें आते हैं पहली जो है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरी है पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरी है प्रत्याश्रित वक्रता, चौथी है वाक्य वक्रता, पांचवी है प्रकरण सम वक्रता और छठी है प्रबंध वक्रता। तो उसमें कौन कौन सी वक्रता नहीं आई, उसमें रस वक्रता और अर्थ विन्यास वक्रता नहीं आई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है
उत्पातेन ज्ञापिते च इति वार्तिकस्य उदाहरणम अस्ति। इस वार्तिक का उदाहरण पूछा है उत्पातेन ज्ञापिते च, तो इसका उदाहरण क्या है? मुक्ते हरिम भजति, भक्ति ज्ञानाय कल्पते, वाताय कपिला विद्युत या ब्राह्मणाय हितम। तो इसका जो सही उत्तर है वह, इसका सही उत्तर हो जाएगा वाताय कपिला विद्युत। यह इसका उदाहरण है। उत्पातेन ज्ञापिते च वार्तिक का उदाहरण है वाताय कपिला विद्युत। और जो मुक्ते हरिम भजती है, इसका उदाहरण जो है दोस्तों, इसका उदाहरण हो जाएगा इसकी जो वार्तिक है, यह किस वार्तिक का उदाहरण है? यह है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। इस वार्तिक का उदाहरण है मुक्ते हरिम भजती। और भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, यह कलरीपी संपद्यमाने च, इस वार्तिक का उदाहरण है भक्ति ज्ञानाय कल्पते। और हित योगे च वार्तिक का उदाहरण है ब्राह्मणाय हितम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्य प्रयोजनानि काव्य प्रकाशानुसारम यथाक्रमम योज्यत। तो काव्य प्रकाश मम्मट के अनुसार यहाँ पर काव्य के जो प्रयोजन है उनका क्रम चुनने को कहा है। तो उनका सही क्रम क्या है? उसकी वार्तिक है दोस्तों। काव्य का जो प्रयोजन है उसकी वार्तिक है काव्य यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्य पर निर्वितये कांता समितय उपदेश युजे। यह इसकी वार्तिक है। तो क्या आता है इस वार्तिक में? काव्य यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे, काव्य यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये। तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा दोस्तों इसका 2 1 3 और 4, 2 1 3 4 BACD इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां पे फिर से मेल पूछा है दोस्तों कि किसका संबंध किसके साथ है। तो यथोचितम मेलनम कुरुतः, यथोचित मेलनम कुरुतः। तो यहाँ पे पूछा है दिक् का संबंध किससे है दोस्तों? तो दिक् का जो संबंध है वह श्रोत्रम से हो जाएगा। दिक् का जो संबंध है वह श्रोत्र से हो जाएगा। और वायु का संबंध दोस्तों त्वक से है, त्वचा से है। और सूर्य का संबंध दोस्तों चक्षु से है। और वरुण का संबंध रचना से है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैत्तरीयारण्यके कति प्रपाठका सन्ति। जो तैत्तरीयारण्यक है उसमें कितने प्रपाठक हैं? 20, 10, 24 या 15। तो तैत्तरीयारण्यक में दोस्तों 10 प्रपाठक हैं। 10 प्रपाठक है। तैत्तरीयारण्यक में कितने प्रपाठक है? 10 प्रपाठक है। उनके नाम है भद्र, सह वै चीति युंजते, देव वै परे, शिक्षा, ब्रह्म विद्या, भृगु और नारायणीय। जो दोस्तों ये तैत्तरीय आरण्यक का जो 7वां, 8वां और 9वां आरण्यक है, इसी को ही तैत्तरीय उपनिषद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो भवत ज्वलितम आलोके हि हिमांशोर्वीक्षति कुसुमं कुमुद्वत्याः इत्यत्र को अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, समासोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार या निदर्शना अलंकार। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। यह दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। और दृष्टांत अलंकार का जो लक्षण है वह है दृष्टांतः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम। दृष्टांत अलंकार का लक्षण क्या है? दृष्टांतः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम। तो दृष्टांत इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जैन दर्शने गुण स्थानानां संख्या। जैन दर्शन के अनुसार गुणों के स्थानों की संख्या कितनी है? 13, पंचदश, 14 या 16। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 14। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधस्तनेषु विकृति पाठान यथाक्रमम योज्यत। यहां पे क्रम पूछा है, अधस्तनेषु विकृति पाठान यथाक्रमम योज्यत।
तो यहाँ पे जो विकृति पाठ है दोस्तों, विकृति पाठ कितने हैं हमारे? विकृति पाठ है दोस्तों हमारे 8 विकृति पाठ है। कौन कौन से हैं? जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन, यह 8 विकृति पाठ है। तो उनका सही क्रम पूछा है यहाँ पे, तो कौन कौन सा हो जाएगा? जटा, जटा, माला, शिखा, रेखा। जटा, माला, शिखा, रेखा, CABD, CABD इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, CABD। और दोस्तों एक और बात बतलाऊंगा, जो अष्ट विकृतियां तो हो गई हमारी, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन, और जो प्रकृति पाठ है वह हमारे 3 है। प्रकृति पाठ कितने हमारे? प्रकृति पाठ 3 है। कौन कौन से हैं? संहिता, संहिता हो गया, दूसरा हो गया पद, और तीसरा हो गया क्रम। यह हमारे प्रकृति पाठ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायणस्य टीकाकारौस्तः। वाल्मीकि रामायण के टीकाकार है, कौन कौन से हैं? नीलकंठ है, राम वर्मा है, बिमल बोध है, या गोविंद राज है? तो जो रामायण के जो टीकाकार है वह है राम वर्मा और गोविंद राज। राम वर्मा जी की टीका का नाम है दोस्तों तिलक टीका। तिलक टीका है दोस्तों इनकी, तिलक टीका। और जो गोविंद राज है इनकी टीका का नाम है रामायण भूषण, रामायण भूषण। और दोस्तों जो नीलकंठ और बिमल बोध है यह महाभारत के टीकाकार है, महाभारत के टीकाकार है। और इन्होंने नीलकंठ की टीका का नाम है भारत भावदीप, भारत भावदीप। और जो बिमल बोध है इनकी टीका का नाम है विषम श्लोकी टीका, विषम श्लोकी टीका है इनकी दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर बी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तर्क भाषायाः टीका तर्क भाषा प्रकाशिता केन विरचिता। तर्क भाषा की टीका जो है तर्क भाषा प्रकाशिका किसके द्वारा रची गई है? पक्ष धर मिश्रेण, गोवर्धन मिश्रेण, वाचस्पति मिश्रेण, या पार्थ सारथी मिश्रेण। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यह टीका गोवर्धन मिश्रेण के द्वारा रची गई है। तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और गोवर्धन मिश्र सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रमाण समुच्चय यथोचितम मेलनम कुरुतः। फिर से किसका संबंध किसके साथ है? किस रचना का संबंध किस रचना के साथ है? तो यहाँ पे पूछा है इन्होंने कि यथोचितम मेलनम कुरुतः। प्रमाण समुच्चय का जो संबंध है दोस्तों यह दिंगनाग जी से है। दिंगनाग जी इसके रचयिता है प्रमाण समुच्चय के। और जो प्रमाण वार्तिक है इसके रचयिता जो है धर्मकीर्ति है। और मध्यम कारिका के जो रचयिता है वह नागार्जुन जी है। और तत्व संग्रह के जो रचयिता है वह शांत रक्षित जी है। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुस्मृतो प्रतिपादितान एतान विषयान यथाक्रम योजयत। इसमें फिर से यथाक्रम पूछा है दोस्तों। मनुस्मृति में जो अध्याय है जो विषय है उनका क्रम पूछा है। तो राजधर्म, आपद्धर्म, संस्कार विधि या प्रायश्चितम। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला जो है वह है, दूसरा अध्याय का नाम है संस्कार विधि, 7वें का नाम है राजधर्म, 8वें का है आपद्धर्म और 11वें का है प्रायश्चितम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CABD, CABD, CABD इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अत्र कथनद्वयमस्ति एकम अभिकथनम अपरंच तस्य कारणम आर इति। अभिकथन है दोस्तों, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम कारणम। यह सही है दोस्तों। और कारण क्या है इसका? वलवदपि शिक्षिता नाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः
उपयुक्तम, ये दोस्तों दोनों ही सही है। उपयुक्तम अभिकथनम कारण चाश्रित समुचितम विकल्पम चिनुतः। तो इसका जो सही होगा दोस्तों, इसका सही जो व्याख्या होगी, अविकथनम ए कारणम आर उभयम सत्यम, दोनों सत्य है दोस्तों, किंतु कारणम आर अविकथनम ए समुचितम व्याख्याम अस्ति ही। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यह इसकी सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अधस्तनेषु निरुक्त ग्रंथानुसारेण उपमार्थको निपातो स्तः। यहाँ पे निरुक्त ग्रंथ के अनुसार उपमार्थक निपात कौन कौन से हैं? तो दोस्तों उपमार्थक निपात, निपात की जो लक्षण है दोस्तों वह है उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति निपातः। यह किसने कहा है? यह यास्क द्वारा कहा गया है। और निपात तीन प्रकार के होते हैं, उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक और पादपूर्णार्थक। जो उपमार्थक निपात होते हैं दोस्तों, उपमार्थक निपात चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इव न, इव न, चित, चित नु, इव न चित नु। तो यहाँ पे कौन कौन सा दिया है? इव दिया हुआ है और नु दिया हुआ है। तो यह इव और नु, बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। परंतु दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इव उपमार्थक निपात इव में क्या क्या बनता है। जैसे इव में लोक में बनता है दोस्तों अग्नि रिव, और वेद में बनेगा इंद्र इव। और जो इव न जो है दोस्तों, न निपात में जो प्रति से निषेध अर्थ में बनेगा निंद्रम देवमशत, और उपमार्थक में बन जाएगा दुर्मदासो न सुरायाम। और चित्त जो है दोस्तों वह पूजार्थ में बनेगा आचार्यश्चिद इदम बुर्यात। और जो उपमार्थक में बनेगा पूजा अर्थ में बन गया दोस्तों आचार्यश्चिद बुर्यात। और दूसरा उपमार्थक में बन जाएगा दधीचित। और अवकुत्सित अर्थ में बनेगा उल्मासश्चिद आहारम। और नु निपात जो है दोस्तों यह 3 अर्थों में बनता है, हेत्वार्थ, प्रश्नार्थ और अनुपृष्टार्थ और उपमार्थक। हेत्वार्थ में बनेगा दोस्तों इदम नु करिष्यति, और अनुपृष्ट अर्थ में बनेगा कथम नु करिष्यति। और उपमार्थक में बन जाएगा वृक्षस्य नु ते पुरुहुत वयाः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हमने चारों निपात, उपमार्थक निपात चारों पढ़ लिए हैं। अगला प्रश्न है, काणव संहितायाः भाष्यकारोस्तः। काणव संहिता का भाष्यकार पूछा है दोस्तों उन्होंने। तो काणव संहिता का संबंध जो है शुक्ल यजुर्वेद से है। तो इन्होंने भाष्यकार पूछे हैं। तो काणव संहिता के भाष्यकार आचार्य सायन है, उबट है, हलायुध है या गोविंद है। तो दोस्तों काणव संहिता के भाष्यकार आचार्य सायन जी है और हलायुध है। आचार्य सायन जी के जो भाष्य का नाम है वह है वेदार्थ प्रकाश, और हलायुध के भाष्य का नाम है ब्राह्मण सर्वस्वम। तो इसका सही उत्तर ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधस्तनेषु समीचीनं कथनमस्ति याज्ञवल्क्य स्मृत्यो द्वादशाध्यायाः सन्ति। यह दोस्तों गलत है, क्योंकि याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 कांड या अध्याय है, जिसमें आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चित्त अध्याय आते हैं। और कौटिल्य मते नवविधा गूढ़ पुरुषा भवन्ति, यह दोस्तों सही है। और मनुस्मृतो 8-10 विवाद पदानि वर्णितानि, ये भी दोस्तों सही है। मनु जी ने 18 व्यवहार पद बतलाए हैं, ये भी सही हो जाएगा। और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र महाभारतस्य वन पर्वाणि वर्णितमस्ति। जो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है उसका संबंध महाभारत के वन पर्व से है। यह दोस्तों गलत है, यह दोस्तों गलत है। इसका संबंध अनुशासन पर्व से है, महाभारत के अनुशासन पर्व से है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अधस्तनेषु नाटकेषु विदुषको नास्ति। यहाँ इनमें से कौन से 2 नाटक है जिनमें विदूषक नहीं है? उत्तर रामचरित, मालविकाग्निमित्र, महावीर चरित और विक्रमोर्वश्यम। इनमें से किसमें
विदूषक नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों जो उत्तर रामचरित और महावीर चरित, यह भभूति जी की रचना है और भभूति जी की रचना में किसी में भी विदूषक नहीं मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर रामचरित और महावीर चरित, और भभूति जी की तीसरी रचना का नाम है मालती माधवम। तो इन तीनों रचनाओं में विदूषक नहीं प्राप्त होता है। और जो मालविका अग्निमित्र है, मालविका अग्निमित्र के जो विदूषक है वह गौतम है, और विक्रमोर वर्ष्य के माणवक विदूषक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए और सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए और सी इसका सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितं कथनं द्वयम् आश्रित्य समुचितम् उत्तरं चिनुतः कंजल कलंजम न भक्षेत इति नित्यकर्मः। ये दोस्तों गलत है। और स्वर्ग कामो यजेत इति नैमित्तिक कर्मः, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उभय ये दो कथने असत्यस्तः, यह दोनों कथन असत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतस्य सिंहमूर्तियुतस्य अशोकचिह्नस्य ग्रहणं कुतः। भारत में सिंह मूर्ति से युक्त अशोक के जो चिन्ह है वह कहाँ पे ग्रहण होता है? सारनाथ में ग्रहण होता है, या गिरनार में शिलालेख में मिलता है, या सोपार शिलालेख में मिलता है, या ब्रह्मगिरि शिलालेख में मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सारनाथ शिलालेखात, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनंत भट्ट विरचित भाष्य नाम अस्ति। जो अनंत भट्ट द्वारा विरचित भाष्य का नाम क्या है? मातृवेद भाष्य है, स्वप्रकाश है, पदार्थबोध है, या पदार्थ प्रकाशक है। तो दोस्तों अनंत भट्ट द्वारा जो विरचित भाष्य है उनके भाष्य का नाम है पदार्थ प्रकाशक, और यह शुक्ल यजुर्वेद की बाज स्नेह संहिता में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद की बाज स्नेह संहिता में अनंत भट्ट का जो पदार्थ प्रकाशक नामक भाष्य मिलता है, और मातृवेद जो है यह उव्वट के भाष्य का नाम है। उव्वट के भाष्य का नाम है मातृवेद। ये भी शुक्ल यजुर्वेद के बाज स्नेह संहिता में मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृतो व्यवहाराध्यायस्य प्रकरणेषु द्वे प्रकरणः स्तः। जो याज्ञवल्क्य स्मृति के दोस्तों व्यवहाराध्याय है उसमें 25 प्रकरण है, उनमें से यहाँ 2 प्रकरण कौन कौन से हैं वह पूछे हैं। दान प्रकरण, साहस प्रकरण, स्नातक धर्म प्रकरण, या ऋणादान प्रकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहस प्रकरण और ऋणादान प्रकरण। यह याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहाराध्याय के जो 25 प्रकरण है वहां पे यह दोनों प्रकरण मिलते हैं। तो बी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, वेदांत मते सूक्ष्म शरीरे कति अव्यवाः? 15, 16, 17 और 11। तो दोस्तों वेदांत के मत के अनुसार सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव होते हैं, जिसमें पंच ज्ञानेंद्रिय आती है, पंच कर्मेंद्रिय और पंच वायु और मन और बुद्धि आती है। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच वायु और मन और बुद्धि, तो इनको मिला के दोस्तों 17 हो जाते हैं। और पंच ज्ञान इंद्रिय में क्या आता है दोस्तों? तो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण, यह पांचों हमारी ज्ञान इंद्रिय हैं। और पंच कर्म इंद्रिय में दोस्तों वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, यह हमारी 5 कर्म इंद्रिय हैं। और पंच प्राण है दोस्तों, उसमें आता है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, यह हमारी 5 वायु है। और बुद्धि और मन, यह मिलाकर, इन सभी को मिलाकर 17 अवयव बन जाते हैं हमारे। और वेदांत के अनुसार इनको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और सांख्य दर्शन के अनुसार दोस्तों 18
सूक्ष्म शरीर के 18 अवयव हैं। कितने हैं? 18 अवयव सांख्य के अनुसार। सांख्य के अनुसार कितने हैं? 18 अवयव है। उसमें पंच ज्ञानेंद्रिय, उसमें दोस्तों हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, मन, बुद्धि और अहंकार, इन सभी को मिला के क्या बन जाते हैं? 18 अवयव बन जाते हैं। और सांख्य के अनुसार 18 अवयव, सूक्ष्म शरीर के 18 अवयव होते हैं। उसमें पंच तन्मात्राएं जुड़ जाती है दोस्तों, पंच तन्मात्राएं और अहंकार जुड़ जाता है तो 18 हो जाती है। पंच तन्मात्राओं में आता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।